अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम की तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। और आपको मैं इस एक्सरसाइज में फैक्टराइज करना सिखा चुका हूं, आप इसके पिछले क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने वहां पर आपको डिटेल से फैक्टराइज करना सिखाया हुआ है। तो फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा चीजों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, ये तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि आप इन एक्सप्रेशंस में जो भी वेरिएबल देखेंगे उसके ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 मेंशन नजर आएगी। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 ही मौजूद हो तो ऐसी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इनको फैक्टराइज करना मैं पिछले क्वेश्चन में डिटेल से समझा भी चुका हूं, जहां पर हम मिड टर्म ब्रेक वाली अप्रोच से, उस वाले मेथड से आसानी से इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर सकते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स को थोड़ा कम रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इनके पिछले कोर्सेज में कवर करता आ रहा हूँ। बाकी कोशिश रहेगी कि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है -a² प्लस 2a प्लस 35। तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। आपने जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखें, यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 मेंशन नजर आ रही हो, जैसे यहाँ पर अगर आप a को वेरिएबल के तौर पे कंसीडर करें तो सबसे बड़ी पार्ट 2 उस पे ऊपर मौजूद है, तो इसको ही हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास अप्रोच है, जो मेथड है, उसको हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन में टर्म्स आ रही हैं, उन टर्म्स में सबसे पहले वो वाली टर्म लिखी होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट मेंशन्ड हो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में जाहिर बात है सबसे बड़ी पार्ट 2 होती है, तो आपकी एक्सप्रेशन में पहली टर्म वो लिखी होनी चाहिए जिसमें आपके वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 मौजूद हो। तो आप देखिए यहां पर हमारी एक्सप्रेशन में जो ए वेरिएबल है, इसके ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 यहां पर मौजूद है और ये कंप्लीट टर्म सबसे पहले ही लिखी हुई है। उसके बाद पार्ट्स को रिड्यूस होना चाहिए, जैसे यहां पर ए के ऊपर पार्ट 2 है, अगली टर्म में देखें ए के ऊपर पार्ट 1 है, और एंड पे बिल्कुल कांस्टेंट बचना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब जिसमें वो वेरिएबल ना आ रहा हो। अगर हमने ए को वेरिएबल माना हुआ है तो देखें लास्ट टर्म में ए नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। तो इसी फॉर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई, यानी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ना लिखी होती तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारे पास कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकाला जा सकता, कहीं इन तीनों टर्म्स में नंबर्स का सिनेरियो में कुछ कॉमन तो नहीं है, साइंस के सिनेरियो में कुछ कॉमन तो नहीं है, वेरिएबल्स या लेटर के सिनेरियो में कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर होगा तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो आप देखिए इन तीनों टर्म्स में कोई भी एक जैसा वेरिएबल या लेटर मौजूद नहीं है, और इन तीनों टर्म में कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ जिनको कॉमन, जिनका कोई डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर मौजूद हो। तो यहां पर बस एक चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है, ये चीज आपने बिल्कुल सेपरेटली याद रखनी है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो, तो अगर आपकी पहली टर्म के साथ नेगेटिव साइन लिखा हो, यहां पे देखें a² जो आपके पास पहली टर्म है इसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद है, तो आपने इस नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेना है। इसको कॉमन निकालने से आपको यह फायदा हुआ करेगा कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना और भी आसान हो जाया करेगा। तो यहां पर वैसे तो कुछ कॉमन नहीं है, नेगेटिव साइन तीनों टर्म में नहीं आ रहा, लेकिन हम तब भी इसको कॉमन के तौर पे लिख सकते हैं। उसके लिए कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं, उससे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं आता। तो क्योंकि हमारे पास इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे पहले वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन को एज अ कॉमन ट्रीट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर लिख देंगे, आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे। जब भी हम नेगेटिव साइन को इस तरीके से बाहर लिखेंगे, एज अ कॉमन यूज करेंगे, तो आपने हर टर्म का साइन चेंज कर देना है। तो ये जो -a² है ये हो जाएगी +a², ये जो +2 है ये हो जाएगा -2a, ये जो +35 है ये हो जाएगा -35, और यहाँ पे ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब आपने तमाम चीज़ों को, जो एक्सप्रेशन जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इसी के अंदर आपने फैक्टराइज करते रहना, माइनस का साइन बाहर वैसे ही आता रहेगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप आप जानते हैं कि जो आपकी सबसे पहली टर्म होती है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पार्ट 2 होती है, आप उसका कोफिशिएंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। a² के यहाँ साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अगर कुछ ना लिखा हो हम 1 कंसिडर करते हैं, और इस 1 को
हमेशा लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो है -35, तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -35 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -35 कितना होता है, वो होता है -35, ये आपको पता ही है। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आप जानते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें पिछले क्वेश्चन में समझाई हुई हैं कि आपने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी -35 ही आए, और उन्हीं दो नंबर्स को जो आप ऊपर यूज करेंगे अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है यहाँ पर -2a, आप इसमें वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे a को, तो सिर्फ क्या बचेगा -2, तो आपको -2 मिले। अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 35 आता हो, और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपको -2 भी मिलता हो। तो देखिए ये बहुत आसान है, अगर आप 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 टाइम्स कितना होता है, 35। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 35 होता है, -35 नहीं होता, आपको नेगेटिव का साइन भी चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको इन दोनों नंबर्स के साइन मैनेज करने पड़ेंगे। उसका तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है। आपने हमेशा अपनी मिड टर्म को देखना है और मिड टर्म के पीछे जो साइन लगा हुआ है उस साइन को इन दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसके पीछे पहले लगा देना है। तो यहाँ पे मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, 7 और 5 में से 7 बड़ा है, तो 7 के पीछे आप नेगेटिव साइन लगा दें और अब चेक करें कि क्या चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं कि नहीं। तो अब आप देखिए, अगर -7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 है, वो -7 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 7 5 टाइम्स 35 ही होगा, यानी -35 आपको मिल जाएगा। और अगर आप -7 में ऐड कर देंगे यही वाला नंबर +5, तो आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का 7 का यानी माइनस, तो -2 ही आएगा। तो देखिए आपको दो नंबर जैसे मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके -35 भी आता है, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके -2 भी मिलता है। तो अब आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन वैसे ही, ब्रैकेट्स वैसे ही, पहली टर्म a² वैसे की वैसे ही। अब यहाँ से आप टर्म्स को लिखेंगे, आपने जो पहला नंबर ढूंढा था वो -7 था, आप लिखेंगे -7, इसके साथ वही वेरिएबल यूज करेंगे जो मिड टर्म के साथ है, मिड टर्म के साथ a लिखा हुआ था, यहाँ पे भी a लिखेंगे। दूसरा नंबर था +5, तो आप +5 लिखेंगे, इसके साथ भी वही वेरिएबल यूज करेंगे जो मिड टर्म के साथ था यानी a, तो a लिखेंगे, और -35 वैसे का वैसे ही लास्ट टर्म, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आगे आपको सारी चीज़ें पता है, मैं पिछले क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ, आपको पेयर वाइज कॉमन निकालना है। तो पेयर वाइज कॉमन निकालने के लिए हमें बाहर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज करने वाले हैं। जब अंदर राउंड ब्रैकेट्स हो तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स बेहतर रहती हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों में से पहले कॉमन निकालना है, फिर इन दो में से कॉमन निकालना है। तो a² और 7a में से क्या कॉमन है, दोनों में a आ रहा है, पार्ट्स का फर्क है, तो आपको पता है जब पार्ट्स का फर्क हो, एक जैसा वेरिएबल आपकी टर्म्स में मौजूद हो, तो जो छोटी पार वाली आपके पास वो वाला वेरिएबल या लेटर जिस पे छोटी पार होती है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं। तो a1 a⁻1 और a² में से a कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, और कुछ है नहीं इसमें कॉमन, a² में से एक a बाहर आ चुका है, तो अंदर बचेगा एक a। आगे माइनस का साइन, 7 तो कॉमन नहीं आया, 7 वैसे ही लिखेंगे, ये एक कॉमन आ चुका है, बाहर लिखा जा चुका है, इसको नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे प्लस का साइन, 5a और 35 में से 5 कॉमन है, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जो इस 5 को और इस 35 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और सबसे बड़ा नंबर है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। आगे ब्रैकेट्स, 5a में से 5 तो बाहर आ चुका है, तो जस्ट a लिखे जाएंगे, और माइनस का साइन वैसे ही, 5 के टेबल में 35 कहाँ पे आता है, 5 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये वाली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब आपको आगे चीज़ें पता है कि जो दो एक्सप्रेशन सेम आ रही होती हैं ब्रैकेट्स में उनको एक दफ़ा लिखना होता है, इसको भी हम एक तरह का कॉमन निकालना ही कहते हैं। तो a-7 आप एक दफ़ा लिखेंगे, और इसके अलावा जो यहाँ पे ये बाहर a और ये +5 लिखा हुआ है इनको भी ज्वाइन करके हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये a है और वो आगे +5 है, तो ये हो जाएगा a+5 और ब्रैकेट क्लोज, और ये जो माइनस का साइन है ये यहाँ पर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इस माइनस के साइन को इन दोनों ब्रैकेट्स में से किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, आपकी अपनी चॉइस है, आंसर ठीक ही रहेगा। तो मैं इस माइनस को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो जब माइनस इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसमें हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये माइनस जब इस -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +7, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। और ये माइनस जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा, -a, तो ये मैं बाद में लिख रहा हूँ। मैंने आगे पीछे करके लिखा है ताकि पॉजिटिव टर्म पहले लिखी हुई हो, नेगेटिव टर्म बाद में लिखी हुई हो, आप इसकी अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। और आगे जो आपके पास a+5 है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, आपने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अब इस करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। इसमें जो बी वेरिएबल है उसके ऊपर पार्ट 2 जो है वो सबसे पहले लिखी हुई है, उसके बाद b⁻1 उसके बाद है, और सबसे एंड पे कांस्टेंट है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने देखना है इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर आप देखें इन तीनों में कोई सेम वेरिएबल या लेटर मौजूद तो नहीं है, और ये जो नंबर्स हैं 3, 76 और 25, इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। बस वही चीज़ है जो मैंने आपको ए पार्ट में
बताई थी कि अगर क्वाड्रेटिक आपके पास जो एक्सप्रेशंस गिवन हो और इसमें जो आपकी पहली वाली टर्म है उसके साथ इस तरह नेगेटिव का साइन आ रहा हो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपने इस नेगेटिव साइन को कॉमन के तौर पर ट्रीट करना है, इससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यही हम काम करेंगे, हम इस नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे और ब्रैकेट्स में सबके साइन चेंज करवा देंगे। तो ये नेगेटिव 3b² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3b², ये प्लस 76b क्या हो जाएगा, नेगेटिव 76b, और ये नेगेटिव 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 25। आगे आपको रूल्स पता है, थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये फर्स्ट वाली टर्म है जिसमें b² आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका कोफिशिएंट जो कि 3 है, इसको इस लिखे हुए नंबर को आपने लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो लास्ट में 25 लिखा हुआ है, तो 3 को आपको 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है 75। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने देखना है कि क्या कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 75 मिले, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको आपकी मिड टर्म मिले। मिड टर्म है नेगेटिव 76b, तो b को अगर आप एलिमिनेट कर दें, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, तो आपको नेगेटिव 76 मिलना चाहिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये ऊपर नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इनमें 1 का ही गैप है, ये 75 है, ये 76 है। तो आपको कोई ऐसे नंबर ही ढूंढने पड़ेंगे जो आपको इसी तरीके के कुछ दिखें कि उनके अंदर सिर्फ 1 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा हो, तब आपके लिए आसानी यहां पर बन सकती है। कैसे, अब आप देखिए 75 3 के टेबल में भी आता है, 75 5 के टेबल में भी आता है, लेकिन उन पेयर्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप इस तरह कर लें कि 75 1 टाइम्स 75 होता है, देखिए इसमें 1 आ रहा है, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपका एक तो 75 और 1 टाइम्स 75 भी बनेगा और आप 76 भी यहां पर बना पाएंगे। अब इशू सारा यहां पर आएगा कि देखिए 75 1 टाइम्स तो 75 होता है, लेकिन 75 में प्लस 1 करें तो 76 आता जरूर है, लेकिन हमें तो नेगेटिव 76 चाहिए। इसका मतलब हमें कुछ ऐसे साइंस इन दोनों नंबर्स के साथ लगाने पड़ेंगे कि हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ, आप अपने मिड टर्म के पीछे साइन देखें कौन सा है, वो नेगेटिव है, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके पीछे नेगेटिव साइन लगा दें। तो 75 के पीछे नेगेटिव लगा दिया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 75 1 टाइम्स नेगेटिव 75 बन जाएगा, पॉजिटिव 75 नहीं रहेगा, यानी इस स्टेप में भी प्रॉब्लम आ गई। तो जब इस तरह का साइन चेंज करने के बाद भी इशू आ रहा हो तो जो दूसरा नंबर है उसका भी साइन चेंज कर देंगे। ये जो 1 है ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको भी आप क्या बना दें, नेगेटिव। अब आप देखिए नेगेटिव 75 को नेगेटिव 1 से करेंगे तो पॉजिटिव 75 ही आएगा, और नेगेटिव 75 में अगर ऐड कर देंगे नेगेटिव 1 तो वो नेगेटिव 76 ही होता है। तो यानी आपको दोनों नंबर्स मिल गए। अब आपने बस यहाँ पे लिखना है नेगेटिव का साइन वैसे ही, ब्रैकेट्स वैसे ही, 3b² वैसे ही, पहली आपने टर्म ढूंढी है नेगेटिव 75, उसके साथ वही लेटर या वेरिएबल आएगा जो बीच वाली मिड टर्म के साथ है यानी b। दूसरा आपने टर्म ढूंढा था, यहाँ पर नंबर ढूंढा था नेगेटिव 1, इसके साथ भी वही वेरिएबल b, और एंड पे प्लस 25 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने पेयर वाइज कॉमन लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। इन दोनों में से आप देखें 3 और 75 में 3 कॉमन है, 3 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, b² और b में से b कॉमन है, तो 3b कॉमन आ गया, तो 3 बाहर आ चुका है, b² में से एक b बाहर आ चुका है, तो जस्ट एक b बचेगा, माइनस का साइन। 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है, यहाँ पे आएगा 25, ये वाला b बाहर लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस का साइन। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, आगे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन है और आप ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अंदर साइन चेंज करेंगे, यानी ये 1b में से जस्ट आपके पास यहाँ पर b आ जाएगा, ये प्लस इस वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और आगे 25 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। तो अब आपके पास जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है, एक जैसी लिखी हुई है, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे बाहर लिखी हुई है इनको भी आप कंबाइन करके एक दफ़ा लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा एक दफ़ा b माइनस 25, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक दफ़ा b माइनस 25, ये जो ब्रैकेट्स में एक जैसी एक्सप्रेशन थी एक दफ़ा, और इनको भी ज्वाइन करके लिख देता हूँ 3b और -1, एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ 3b -1, और यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये माइनस का साइन कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आउटसाइड। आप इनमें से किसी भी ब्रैकेट को पहले या बाद में लिख सकते हैं। अब आप ये माइनस का साइन किसी भी ब्रैकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, इसको किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, चाहे पहली वाली के साथ कर दें चाहे दूसरी वाली के साथ कर दें। तो मैं इस बार माइनस के साइन को इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पहली ब्रैकेट में जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसी रहेंगी, यानी 3b -1 ही रहेगा, और ये माइनस जब b -25 से मल्टीप्लाई होगा इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा, यानी इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और ये माइनस जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस भी हो जाएगा, इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमने अपनी एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में भी आपको सामने क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसकी पहली टर्म में जो वेरिएबल सी है उस पर पावर 2 है, उसके बाद सेकंड टर्म में पावर रिड्यूस हो रही है यानी पावर 1 हो गई सी के ऊपर, और एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आप सेकंड चीज़ देखेंगे कि क्या इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। तो आप देखें इन तीनों टर्म्स में जो नंबर्स मेंशन आपको नजर आ रहे हैं उनमें ज़रूर कॉमन है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। तो ये जो नंबर्स हैं 4, 10 और 4, इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर 2 मौजूद है, जो कि 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है, 10 को भी करता है और 4 को भी करता है। तो कॉमन मौजूद है, आप कॉमन यहाँ पे ले लें। तो कॉमन हमारे पास 2 मौजूद है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है इनके वेरिएबल्स और लेटर्स में, इसलिए आप आगे ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 टाइम्स 4, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। सी स्क्वायर साथ वैसे ही आएगा। 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 2 5 टाइम्स, आप यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये वाला सी वैसे ही आएगा क्योंकि ये सी तो बाहर कॉमन है नहीं। और इस 4 को भी आप देखें तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 टाइम्स, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमने कॉमन वाला फैक्टर भी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में आपको पता ही है, हमने जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें जो पहली टर्म का कॉफिशिएंट है यानी सी स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, इसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सी स्क्वायर के साथ 2 लिखा हुआ है, इधर भी एंड पे पॉजिटिव 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना है। तो क्या आंसर आता है 4। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपको 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको ये थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी 4 ही मिले, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है पॉजिटिव 5c, सी को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो जस्ट 5 मिले। तो अब देखें ये बहुत सिंपल है। अगर आप 4 1 टाइम्स करते हैं तो 4 1 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 में अगर आप 1 प्लस कर दें तो 5 भी बन जाता है। तो आपको दोनों नंबर्स मिल गए 4 और 1। तो अब आप यहाँ पे 2 वैसे ही लिखेंगे, 2c स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिखेंगे। एक आपने नंबर ढूंढा है पॉजिटिव 4, या वैसे ही लिखेंगे, इसके साथ वेरिएबल वही आएगा जो मिड टर्म के साथ है यानी c। दूसरी टर्म के साथ भी ऐसा ही होगा, वो है +1, उसके साथ भी वेरिएबल c, और एट दी एंड +2 वैसे का वैसे ही। अब आप इनमें से पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूँ। इन 2 में से और इन 2 में से अब आपने कॉमन निकालना है। तो 2 और 4 में तो 2 कॉमन होता है, 2 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। सी स्क्वायर में से और सी रेज़ टू पावर 1 में आपको पता है सी रेज़ टू पावर 1 कॉमन आएगा, छोटी पावर वाला वेरिएबल कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बाहर आ चुका है पहली टर्म में से, सी स्क्वायर में से एक सी बाहर है तो एक सी बच जाएगा, प्लस का साइन। 4 के लिए आप 2 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 2 कॉमन लिखा हुआ है, 2 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। सेम सी रेज़ टू पावर 1 बाहर कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे दोबारा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे प्लस का साइन, 1c और 2 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ पे 1 कॉमन आएगा। आगे ब्रैकेट्स, अब इन चीज़ों को वैसे ही लिख देंगे, सी वैसे ही, प्लस वैसे ही, 2 वैसे ही, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। इस सी के साथ आप 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब आप देखें जो चीज़ें आपके पास सेम आ रही हैं इधर ब्रैकेट्स में, इनको आप एक दफ़ा लिखेंगे। तो मैं इस c+2 को एक दफ़ा लिखूंगा कॉमन के तौर पे, ये मैंने एक दफ़ा लिख दिया, और बाकी जो चीज़ें बचेंगी इनको हम ब्रैकेट्स में ज्वाइन करके लिखेंगे। एक 2c है, एक +1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2c +1 और ब्रैकेट क्लोज। और ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ये बिल्कुल बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को 2 से ज़्यादा 2 हों या 2 से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने लिख दिए हैं, तो इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये आपका सी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। आप देखिए इसमें डी जो वेरिएबल है, डी के ऊपर जो पार्ट 2 है डी स्क्वायर, ये आपको सबसे पहले लिखी हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगली टर्म में पार्ट रिड्यूस होनी चाहिए थी, तो देखें यहाँ पे डी के ऊपर पावर 1 है, 2 से छोटी पार्ट डी की पावर 1 होती है, वो यहाँ बाद में लिखी हुई है, और एंड पे कॉन्स्टेंट लिखा होना चाहिए था, तो एंड पे देखिए 600 लिखा हुआ है जो कि कॉन्स्टेंट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब आप देखिए इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो आप नोटिस करें इन तीनों टर्म्स में जो ये नंबर्स मौजूद हैं कोफिशिएंट्स के तौर पे, यानी 5, 145 और 600, ये तीनों के तीनों नंबर्स 5 पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर आपको 5 लिखा हुआ नजर आ रहा हो या लास्ट डिजिट 0 लिखा हुआ नजर आ रहा हो, वो हमेशा 5 पर डिविजिबल होते हैं। यानी आपको यहाँ पर 5 कॉमन मिलेगा क्योंकि 5 इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पे यही करना है, सबसे पहले 5 को बाहर कॉमन के तौर पर लिखना है। तो और कुछ कॉमन नहीं है तो आगे राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। 5 1 टाइम्स 5 होता है, आप यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो यूं कह लें कि 5 बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे डी स्क्वायर जस्ट आपके पास आएगा। आगे माइनस का साइन। अब आप देखें कि जो 145 है ये भी 5 पर डिविजिबल है, तो 5 को अगर आप 29 टाइम्स करें, यानी 5 29 टाइम्स कितना होता है 145, तो यहाँ पे बच जाएगा डी। आगे प्लस का साइन, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है 600, ये भी 5 से डिविजिबल है, और अगर आप 5 को 5 मल्टीप्लाई बाय 120 कर दें तो आपके पास 600 भी आ जाता है। तो 5 120 टाइम्स 600 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी। अब आगे आपने थर्ड
स्टेप भी करना है। थर्ड स्टेप में जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें जो पहली टर्म है ये डी स्क्वायर वाली, इसका जो कॉफिशिएंट है उसको देखना है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। तो अगर आप कुछ ना लिखा होगा तो 1 कंसीडर करेंगे और इस 1 को आखिरी में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आखिरी में 120 लिखा हुआ है तो 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ, तो आंसर आएगा 120। ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपको थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी 120 मिले, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है -29D, इसमें वेरिएबल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो -29 मिले। अब आप ये डिफरेंट नंबर्स को, डिफरेंट पेयर्स को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जो इन दोनों स्टेप्स को फुलफिल करेगा उन्हीं नंबर्स को आपने चूज करना है। अब अगर आप नोटिस करें कि 24 जो 5 टाइम्स होता है वो 120 होता है, यानी अगर मैं एक नंबर 24 चूज कर लूँ और एक 5 चूज कर लूँ तो 24 5 टाइम्स क्या होता है, 120। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो मुझे -29 नहीं मिलता, बल्कि 24 + 5 +29 होता है। यानी यहाँ पे साइन का फर्क आ रहा है। तो साइन के फर्क को मैनेज करने के लिए आप मिड टर्म को देखेंगे। मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पीछे नेगेटिव साइन लगा दें। तो 24 बड़ा है, उसके पीछे मैं नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। तो अब दोबारा वर्कआउट करते हैं। तो देखिए -24 को अगर मैं +5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अब हमें 120 नहीं बल्कि -120 मिलेगा। यानी पहले स्टेप में जो नंबर आ रहा था अब वो भी खराब हो गया। तो जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो फिर दूसरे नंबर का भी साइन चेंज कर दे। दूसरा नंबर क्या था, 5, ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बना दें। अब दोबारा चेक करें तो अब देखिए -24 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +20 आएगा, और अगर इसी -24 में ऐड कर दूंगा -5 तो आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है। 24 + 5 29 ही होगा। साइन बड़ी वैल्यू का 24 का जो कि माइनस है तो -29 ही आ जाएगा। तो यानी आपके दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए, आपको ये दोनों नंबर्स मिल गए। तो अब आप यहाँ पे 5 को वैसे ही लिखेंगे, ये जो डी स्क्वायर है इसको वैसे ही लिखेंगे, इसके साथ आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। आगे आपके पास ये जो आपने पहला नंबर ढूंढा है -24, इसके साथ ये वेरिएबल आएगा डी। दूसरा नंबर जो आपने ढूंढा है -5, इसके साथ भी वेरिएबल आएगा डी। और एट दी एंड जो ये +120 है ये आप वैसे का वैसे लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपको पता है हमने पेयर वाइज कॉमन निकालना है, तो इन दो में से आप देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दो में से कॉमन आ रहा है डी, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे डी की पावर 1 है, तो ये छोटी पार्ट जो है डी के ऊपर, इस पूरे डी को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी। तो डी स्क्वायर में से एक डी इनसाइड बच जाएगा, माइनस वैसे ही, 24 वैसे ही, और ये वाला डी तो बाहर आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे नेगेटिव साइन 5 और 120 में से आप जानते हैं 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 5 इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है, सबसे बड़ा है, तो 5 कॉमन लिखेंगे। तो 5 बाहर आ चुका है, डी बचेगा तो डी लिखेंगे बाहर, क्योंकि नेगेटिव साइन है, आप ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं तो अंदर साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 5 के टेबल में आप देखिए 120 कहाँ पर आता है, तो 5 24 टाइम्स 120 होता है, ये भी मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो 5 24 टाइम्स हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। तो अब आपके पास जो चीज़ सेम आ रही है ब्रैकेट्स के अंदर, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, यानी d - 24 को आप लिख देंगे एक दफ़ा, और जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर बची हुई थी यानी ये d और ये -5, इनको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख देंगे इस तरीके से d - 5, और ये जो बाहर 5 है ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को इन तीन चीज़ों के प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को हम जो है फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया डी पार्ट। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स की तरफ। तो अब हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर एफ। तो पार्ट नंबर ई आप खुद से ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल पार्ट नंबर डी की तरह ही है, और बाकी सारे स्टेप्स वही हैं जो मैंने अभी आपको समझा दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये खुद से ट्राई करेंगे और आपसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं आपको पार्ट नंबर एफ यहाँ पर करवा रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक आपके पास एक्सप्रेशन है। पहले देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। पहली टर्म में वेरिएबल एच स्क्वायर आ रहा है, सबसे बड़ी पावर है, एच के ऊपर पार्ट 2 ये सबसे पहले लिखी होनी चाहिए, उसके ऊपर उसके बाद इसकी छोटी पार्ट्स होनी चाहिए। तो देखें दूसरी टर्म में एच के ऊपर पावर 1 है, और बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट लिखा होना चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट ही लिखा हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो कॉमन यहाँ पर है। आप अगर नोटिस करें 24, 15 और 9, ये जो तीनों नंबर्स यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 3 मौजूद है। तो हम यहाँ पर 3 को क्या लिखेंगे, कॉमन के तौर पे। तो कॉमन किस तरह निकालेंगे, 3 लिख लिया, आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो 3 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 3 8 टाइम्स 24 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8, आगे एच स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, आगे एच वैसे का वैसे ही, और 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब आपने कॉमन भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, जो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते थे। अब आपका थर्ड स्टेप करना है, उसमें आपने पहली टर्म का जो कॉफिशिएंट है वेरिएबल का, पहली टर्म 8 एच स्क्वायर है,
है, इसमें एच स्क्वायर का कोफिशिएंट है 8, इस 8 को आखिरी में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि -3 है। तो जब आप 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा -24। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -24 ही आता हो, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले जो कि -5h है, h को इग्नोर कर दें तो -5 मिले। तो अब आप देखें यहाँ पर हम अगर 3 8 टाइम्स जो है वो 24 होता है, या आप 8 3 टाइम्स भी कह सकते हैं, दोनों से काम आपका चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 3 टाइम्स 24। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 24 तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें -24 चाहिए, यानी साइन का इशू आ रहा है। तो आप देखें आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो इन दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसा आपको समझा दिया, उसके पीछे मिड टर्म वाला साइन आना चाहिए। तो मिड टर्म के पीछे नेगेटिव है तो 8 के पीछे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब आप चेक करें तो -8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से -24 ही आता है, और -8 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो -8 + 3 होता है -5, तो आपको -5 भी मिल जाएगा, यानी आपको आराम से नंबर्स मिल गए। अब आप 3 को लिखेंगे, यहाँ पे जो पहली टर्म है 8h² वैसे ही लिखेंगे, ये जो आपने पहला नंबर ढूंढा है -8 इसको लिखेंगे, इसके साथ ये सेम वेरिएबल h आएगा। आगे दूसरा नंबर +3 आपने लिखा हुआ है वो लिखेंगे, इसके साथ भी सेम वेरिएबल h आएगा, और एट दी एंड -3 आएगा और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पर पेयर वाइज कॉमन निकालेंगे इन दो में से और इन दो में से, तो आप देखें इन दो पहली टर्म में तो 8 सेम आ रहा है, तो 8 तो कॉमन आएगा ही आएगा। h² में से और h में से जस्ट h कॉमन आएगा, आगे ब्रैकेट्स 8 बाहर आ चुका है, h² में से एक h बाहर है तो एक h इनसाइड लिखना पड़ेगा, माइनस का साइन। ये पूरी की पूरी टर्म 8h बाहर मौजूद है। अगर आपकी पूरी की पूरी टर्म बाहर मौजूद हो तो उसकी जगह पे फिर 1 ही बचता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और ब्रैकेट क्लोज। आगे प्लस का साइन, इन दोनों टर्म में से 3 आप देख रहे हैं, दोनों टर्म में आ रहा है तो 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट्स आगे यहाँ पे बचेगा h, माइनस का साइन वैसे ही, और 3 बाहर कॉमन आ चुका है। जब ये पूरी टर्म बाहर कॉमन है तो उसकी जगह पे क्या बचेगा, 1। यूँ भी कह सकते हैं 3 1 टाइम्स 3 होता है तो 1 ही आएगा, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब जो चीज़ सेम है उसको आपने एक दफ़ा लिखना है, जैसे h-1 सेम है, इसको भी हम कॉमन निकालना कहते हैं, ये एक दफ़ा लिखेंगे, और ब्रैकेट्स के बाहर जो यहाँ पे चीज़ें बच रही हैं 8h और +3 इनको भी ब्रैकेट्स में इस तरह ज्वाइन करके लिख देंगे, 8h + 3 ब्रैकेट क्लोज, और जो 3 आपके पास लिखा हुआ है ये बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपने इस वाली एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया, इसको आपने 3 चीज़ों की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म अगर बन जाए, इसी को हम फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है 30 + 14k - 4k²। तो ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल k आ रहा है और k के ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 ही मेंशन नजर आ रही है। तो इसको भी फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। ये पहली वो एक्सप्रेशन है इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो सबसे पहली टर्म होनी चाहिए उसमें जो वेरिएबल होना चाहिए उसके ऊपर सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे जो पहली टर्म लिखी हुई है वो एक कांस्टेंट है, उसमें अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टर्म को लिखना है जिसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर सबसे बड़ी पावर मौजूद है। वो आप देख सकते हैं वो ये वाली टर्म है -4k², जिसमें k के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 मेंशन्ड है। इससे बड़ी पावर कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगी। तो आपने सबसे पहले इस कंप्लीट टर्म को पहले लिखना है और इसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो वो याद रखिएगा, वो भी आएगा। तो आप लिखेंगे -4k²। इसके बाद वो वाली टर्म आनी चाहिए जिसमें यही सेम वेरिएबल k के ऊपर इससे छोटी पावर होनी चाहिए, और वो ये दूसरी वाली टर्म है जिसमें आप देख सकते हैं k के ऊपर 2 से छोटी पावर 1 है। इसके बाद ये आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे +14k और बिल्कुल एंड पे कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट आपके पास 30 है जिसमें ये वेरिएबल आ ही नहीं रहा, कि लिखा ही नहीं हुआ, तो ये +30 बिल्कुल एंड पे लिखेंगे क्योंकि 30 के पीछे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो देखें अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई और भी एक्सप्रेशन हो क्वाड्रेटिक के अलावा उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि बड़ी पार्ट्स पहले फिर उससे छोटी और एंड पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखिए इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ मैंने आपको अभी स्टार्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी, सबसे पहले क्वेश्चन में, कि अगर आपके पास इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जो पहली टर्म है उसमें नेगेटिव साइन आ रहा हो तो आप नेगेटिव साइन को भी कॉमन के तौर पे निकाल लीजिएगा। इससे आपके क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली टर्म के बिल्कुल पीछे नेगेटिव साइन है। एक तो नेगेटिव को आप कॉमन के तौर पे लिखेंगे, दूसरा आप देखें कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, दूसरी टर्म में 14, तीसरी टर्म में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 30। इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 2 मौजूद है, तो इसमें
टू भी कॉमन आएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब देखिए क्योंकि नेगेटिव बाहर कॉमन लिखा हुआ है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो ये पहली टर्म नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव। आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और आप 4 के लिए क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 टाइम्स 4 होता है, यहाँ पे 2 आएगा, साथ उसके आ जाएगा के स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 7 टाइम्स 14 होता है, 7 आएगा और उसके साथ भी के वैसे का वैसा ही। ये प्लस बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 30 के लिए भी 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 15 टाइम्स 30 होता है और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 15 और यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने कॉमन वाला स्टेप भी पूरा कर लिया। बाकी स्टेप्स वही पुराने हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें पहली टर्म में जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है वो है 2, इसको आपने लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में लिखा हुआ जो कांस्टेंट है वो है 15, -15। तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है -15 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास यही थर्ड स्टेप वाला नंबर जो कि -30 आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपके पास मिड टर्म जो कि -7k बनती है, इसमें वेरिएबल को इग्नोर कर देंगे, जस्ट -7 आपके पास मिले। तो ये आपने यहाँ पर जो है इन 2 नंबर्स को, तो ये बहुत आसान है। आप जानते हैं कि 10 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। अब प्रॉब्लम ये है कि 10 3 टाइम्स 30 होता है, -30 नहीं होता। हमें तो -30 चाहिए, तो इनके साइन को मैनेज करना पड़ेगा। तो आप मिड टर्म के पीछे देखिए कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो जैसा आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ पर बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन लगा देंगे जो आपकी मिड टर्म के पीछे आ रहा है। यहाँ पे मिड टर्म के पीछे नेगेटिव है और इधर दोनों में से बड़ा नंबर 10 है, तो 10 के पीछे नेगेटिव लगाएं और आप चेक करें दोबारा से। तो -10 को अब आप +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। और आप ये चीज़ जानते हैं कि -10 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपको -7 ही मिलने वाला है। तो दोनों स्टेप्स आपके क्लियर हो गए। अब आपने जस्ट इसको लिखना ही है, आप -2 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, पहली टर्म 2k² वैसे की वैसे ही। यहाँ पे पहला नंबर -10 ढूंढा हुआ है, -10 लिखें। इसके साथ ये वेरिएबल जो बीटा टर्म के साथ होता है ये लिखना जरूरी है, ये k आएगा। दूसरा नंबर आपने +3 ढूंढा हुआ है, इसके साथ भी सेम वेरिएबल k आना चाहिए, आगे माइनस का साइन और 15 वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने पेयर वाइज कॉमन लेना है यहाँ पर, तो इन पहली 2 टर्म में से 2 और 10 में 2 कॉमन है क्योंकि 2 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, और k² में से और k में से ये k⁻1 ये छोटी पावर वाला k कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बाहर आ चुका है, इसको ना लिखें। k² में से 1 k बाहर है, 1 k बचेगा, वो अंदर लिखें। माइनस का साइन 10 के लिए 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 टाइम्स 10 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये सेम k बाहर लिखा हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे प्लस का साइन, तो 3k और -15 में 3 और 15 के लिहाज से देखें तो 3 कॉमन है, 3 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे, 3k में से 3 बाहर है, k नहीं है तो k को लिखेंगे। माइनस का साइन 3 5 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पे 5 आएगा, ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपके पास जो चीज़ें 2 दफ़ा आ रही हैं उनको आप 1 दफ़ा लिखेंगे और बाकी चीज़ों को आप जो है इस तरह कंबाइन करके लिख देंगे। आप यहाँ पे नोटिस करें k-5 है, यहाँ पे भी नोटिस करें k-5 है, ये दोनों को कॉमन निकालते हुए 1 दफ़ा लिख देंगे। और इसके अलावा जो ब्रैकेट्स में के बाहर लिखा हुआ था इनके, यानी 2k और +3, इनको हम ज्वाइन करके इस तरीके से एक बार इस ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो -2 था बाहर वो बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है कि आपने इस माइनस वाले साइन को किसी भी एक ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी एक के साथ कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक रहेगा। ये भी अगर आप लिखेंगे ये भी आपका आंसर ठीक है। बेहतर है आप नेगेटिव साइन को भी अंदर यूज़ कर लें ताकि आपके आंसर्स और बेहतर हो जाएं। तो हम इस नेगेटिव साइन को इस पहली वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 को नहीं करवा रहा, जस्ट नेगेटिव साइन को। तो जब आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस को -5 के साथ और k के साथ कराना है, तो माइनस को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k, और माइनस को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +5। तो मैंने +5 को पहले लिख दिया है, -k को बाद में लिख दिया है। अरेंजमेंट के अंदर पॉजिटिव नंबर पहले लिख दें तो ज़रा बेहतर लगेगा। और आगे ब्रैकेट्स में जो 2k + 3 है वो वैसे का वैसे ही रहा। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने अपनी एक्सप्रेशन को 2 से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इसी को हम कहते हैं फैक्टराइज करना। तो ये आपका जी पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर लास्ट पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये बहुत सिंपल सा है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। तो आप देखें ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है क्योंकि m² सबसे पहले लिखा हुआ है, उसके बाद m⁻1 है और एंड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। कॉमन आपने देखना है, तो इन तीनों में 35, 5 और 30 में 5 कॉमन है, तो 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। 5 7 टाइम्स 35 होता है, यहाँ पे 7 आएगा, m² साथ वैसे ही। 5 1 टाइम्स 5 होता है, यहाँ पे 1 आएगा, m साथ वैसे ही। और 5 6 टाइम्स 30 होता है, यहाँ पे 6 आ जाएगा।
ये आपने कॉमन भी निकाल लिया। थर्ड स्टेप में जो आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें जो पहली टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट है यानी 7, उसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ, और जो आपके पास नंबर आएगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। तो 7 को अगर हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -42 आता है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास ये थर्ड स्टेप वाला ही नंबर यानी -42 ही आए, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको 1 मिले। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म 1m है, तो यहाँ पे m को इग्नोर कर देंगे, जस्ट 1 मिले। तो देखिए 1 मिलने का मतलब है वो नंबर्स बिल्कुल एक के गैप के साथ होने चाहिए, तभी उनको सब्ट्रैक्ट करने से 1 मिलेगा। तो अगर हम इन्हीं दो नंबर्स को चूज करके देखें 7 6 टाइम्स 42, तो आपके लिए आसानी हो सकती है क्योंकि इन दोनों के अंदर 1 का ही गैप है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 होता है, लेकिन हमें -42 चाहिए तो साइन को मैनेज करना पड़ेगा। तो मिड टर्म देखें, मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन है, मिड टर्म के पीछे प्लस का है, तो इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके पीछे प्लस का साइन लगा दें। तो यहाँ पे देखें जो बड़ा नंबर है 7 है उसके पीछे पहले से ही प्लस का साइन है, तो इसको मैनेज करने से भी अभी भी हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब साइन से फर्क ना पड़े मिड टर्म के साइन को मैनेज करने के बाद, तो दूसरा नंबर जो होगा उस बड़े नंबर के अलावा वाला उसका साइन चेंज करके देखिएगा। तो अगर हम 6 का साइन चेंज करें, प्लस है तो ये माइनस बना दें, तो अब देखें +7 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 ही आएगा, और +7 में ऐड कर देंगे -6 तो आपके पास 1 ही बचता है, क्योंकि 7 - 6 1 ही होता है। तो इसका मतलब आपको दो नंबर्स मिल गए। 5 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट्स वैसे के वैसे ही, 7m² वैसे का वैसे ही। पहला नंबर +7 मिला, +7 इसके साथ वेरिएबल m ही आएगा जो मिड टर्म के साथ लिखा हुआ है। दूसरा नंबर -6 मिला, इसको -6 लिखेंगे, इसका भी वेरिएबल m ही आएगा, और लास्ट वाला कांस्टेंट -6 वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है पेयर वाइज कॉमन निकालना है, तो इन दो में से कॉमन हमने निकालना है और इन दो में से कॉमन निकालना है। 7m² और 7m में दोनों में 7 आ रहा है तो 7 तो कॉमन आई गई, m² और m में से m⁻1 कॉमन है तो 7m कॉमन आ गया। 7m² में से 7 बाहर है, m² में से एक m बाहर है तो एक ही m बचेगा, और जब प्लस वैसे ही 7m बिल्कुल सेम टू सेम बाहर लिखा हुआ है, तो जब पूरी टर्म बाहर लिखी हो तो उसकी जगह पर जस्ट 1 ही बचता है, तो 1 यहाँ पर बचेगा। आगे नेगेटिव का साइन, इन दोनों में 6 आ रहा है, 6 कॉमन आएगा। आगे क्या बचेगा, 6m में से 6 बाहर है, जस्ट m बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन बाहर है, ब्रैकेट्स आप लगा रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 6 1 टाइम 6 होता है, आप यहाँ पे 1 लिख दें। यूँ भी कह सकते थे पूरी टर्म सेम टू सेम बाहर है, इसकी जगह पे 1 ही आना है, तो 1 वैसे भी आ जाता, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जो एक्सप्रेशन आपके पास रिपीट हो रही है उसको आप एक दफ़ा लिखेंगे, जैसे m+1 रिपीट हो रहा है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे यानी एक दफ़ा लिख लेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ बचेगी 7m और -6, इसको भी ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख लेंगे, 7m - 6 और ब्रैकेट क्लोज, और 5 बाहर वैसे का वैसे ही। आप इनमें से किसी भी चीज़ को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो आपने अपने एक्सप्रेशन को दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्ट की फॉर्म बन जाए, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास पार्ट नंबर H। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम पार्ट्स आपको यहाँ पर करवा दूँ। एक पार्ट मैंने ज़रूर आपको करने के लिए दिया है, उम्मीद है आप वो उसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।